तो बच्चों ये मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था और मैंने आपसे पूछा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू एनोड रे के लिए डिफरेंट गैसेस आपको दिए हुए हैं, इनके लिए बताना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जब भी हम ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस लेते हैं तो हाई वोल्टेज की वजह से दैट अंडरगोज आयोनाइजेशन। सो हीलियम He+ बनाता है और ऑक्सीजन फॉर्म्स O2+, नियॉन फॉर्म्स Ne+, और सभी इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, है ना, और नाइट्रोजन फॉर्म्स N2+, सब के सब इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या फॉर्म करता है? ये जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा किसका पार्ट है? सर कैथोड रे। वेरी गुड, ये हमारा कैथोड का पार्ट है। और ये हमारा किसका पार्ट है बच्चों? एनोड। तो अब एनोड में आप देखिए सबका चार्ज सेम है, Q सभी का सेम है। तो स्पेसिफिक चार्ज is equal to what? चार्ज बाई साइज, सॉरी चार्ज बाई मास। ये तो सबका सेम हो गया, तो बोल सकते हैं कि मास जितना ज्यादा रहेगा उतना कम होगा स्पेसिफिक चार्ज। सो मास का ऑर्डर क्या है? सर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हैवी है, बिल्कुल बिल्कुल, O2 का सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाई आपका N2, और उसके बाद कौन सा है बेटा? नियॉन, फिर हीलियम, उसके बाद आपका हीलियम। तो मास का ऑर्डर ये है, तो फिर आपका स्पेसिफिक चार्ज का आंसर क्या आएगा? O2 N2 Ne स्पेसिफिक चार्ज का आंसर क्या आएगा? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम। या आई मीन जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, O2 then N2 then neon and then He+, राइट? अच्छा, मैं अगर इसी क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट कर देता, आपसे ये पूछता कि बताइए स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू फॉर कैथोड रे, यहाँ पे कैथोड लिख देता, फिर क्या आंसर होता? तो सबका सेम ही होता है। यस, ऑल आर आइडेंटिकल बिकॉज ऑल आर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी एटम से निकालो वो आइडेंटिकल ही है। ये बात कहाँ से मालूम चला था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, कि जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है वो सेम आ रहा था। तो चलिए अब इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बच्चों एज पर डाल्टन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट अभी हम लोगों ने देखा कि यार ये तो डिवाइड हो गया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि जो एटम है उसके हम दो पार्ट कर पा रहे हैं। एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये बात को ध्यान में रखते हुए जे थॉमसन ने एक थियरी दी एटम कैसा होगा, क्योंकि भाई डाल्टन वाला जो एटम था, जो उनका हाइपोथेसिस था, वो तो फेल हो गया। समझ में आ रहा है सब लोग को? ठीक है। तो डाल्टन का अगर वो फेल हो गया मॉडल, तब अब जे थॉमसन ने नया एटम का मॉडल दिया, तो जिसको हम लोग जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, या सिंपली थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इन्होंने क्या बताया बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखो, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब का, और उससे इनका जो ऑब्जर्वेशन आया, उसी के हिसाब से इन्होंने अपना आंसर बताया। क्या बताया इन्होंने बताया कि यार एटम ना एक स्फीयर जैसा है, जिसमें पूरा का पूरा एटम का मास
डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली? सब प्लस 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 मतलब हर जगह प्लस, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। प्लस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बच्चों, हर जगह पे प्लस है। प्लस पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो एटम का मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में कहीं कहीं एम्बेडेड है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इन्होंने इस बात को एक केक केक के मॉडल से समझाने की कोशिश किया, राइट? एक केक के मॉडल से समझाने की कोशिश किया, और इन्होंने एक कंपैरिजन और भी किया ताकि सामान्य लोगों को ये बात समझ में आ सके कि एटम कैसा दिखाई देगा। तो उन्होंने बताया एटम का आप इमेजिनेशन अगर करना चाहते हैं तो एटम को इमेजिन करिए कि वाटरमेलन जैसा कुछ है। तो वाटरमेलन में जो उसका रेड वाला पार्ट होता है अंदर पूरा पूरा चारों तरफ फैला रहता है, उसको आप पॉजिटिव चार्ज एंड मास समझिए। और बच्चों जो उसमें उसके सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, उनको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। इसलिए इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जैसे आप कोई केक ले लीजिए और बीच बीच में चेरीज लगे हों, उन चेरीज को आप इलेक्ट्रॉन का कल्पना करिए, बाकी पूरा का पूरा केक को आप एटम समझिए। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, वाटरमेलन मॉडल, this model tells that an atom is like a sphere. An atom is like a sphere in which positive charge and entire mass of atom is uniformly distributed. Right? Uniformly distributed, and electrons are embedded. बच्चों इनमें जगह जगह प्रेजेंट है वो embedded. Electrons are embedded at different place within it. Right? They are embedded at different place within it. You can compare this by watermelon model or plum pudding model. Right? Plum pudding or watermelon.
मतलब अभी भी देख रहे हो क्या इंटरेस्टिंग बात है। एज पर थॉमसन इलेक्ट्रॉन अभी भी रुका हुआ है, वो केक के अंदर जैसा चेरी कहीं कहीं फिक्स होता है वैसे ही बीच बीच में फिक्स्ड है। राइट बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes. Right, so it is embedded at different place. ये थॉमसन का ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, आपको अगर इसमें पूछा जाए क्या ये बात सच था, क्या एटम ऐसा होता है बच्चों? यस और नो? No, sir. No, बिल्कुल sir. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है एटम। लेकिन अब आप सोचिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, उस पूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जितनी बातें भी डिस्कस करी वो कहीं से भी गलत नहीं था कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा था हाई वोल्टेज पे, तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन बता दिया। अब जो बचा हुआ पॉजिटिव था उसका कोई एग्जामिनेशन हुआ क्या? क्या उस पर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ क्या कि आखिर वो बचा हुआ पॉजिटिव में पूरा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ क्या? No, sir. No, तो sir. इस चीज को एक्चुअल में, ये चीज इनके इन कमियों पे ध्यान सबसे ज्यादा और बहुत फोकस तरीके से जिस इंसान ने काम किया था वो थे मिस्टर रदरफोर्ड। उन्होंने उनकी पूरी थियरी देखी और ये बोला कि यार इस पूरे थियरी में ये तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि पूरा मास पूरे पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका समझ में नहीं आता, और पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार अगर ऐसा है, अगर ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम डेफिनेटली कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं कि ये एक्सपोज हो जाए चीजें कि पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा ही यूनिक वे में उन्होंने सारा सेटअप बनाया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बच्चों। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्या था इस एक्सपेरिमेंट का खास बात, तो ये सब के बारे में हालांकि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, मैं थोड़ा ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए। उन्होंने किया क्या बच्चों कि गोल्ड, आपको मालूम है कि मेटल का एक बड़ा जबरदस्त प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप उनको हैमर करो तो वो और पतले बिल्कुल सीट बन जाती है उनकी, होती है नहीं? Yes, अगर आप sir. उनकी Yes. हैमरिंग Yes, करो, sir. तो उन्होंने पीट पीट करके गोल्ड को पीट पीट करके एकदम पतला सा बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल यूज किया बीच में। तो ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, ये थिन गोल्ड फॉइल है। आप लोग घबराइएगा मत, इसको एनिमेशन के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक कंक्लूसिव डिस्कशन होने के बाद। तो ये थिन गोल्ड फॉइल था बच्चों, और यहाँ पे जो स्क्रीन रखी थी उन्होंने, एक बार फिर इस पे ZnS की कोटिंग थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। बॉम्बार्ड ZnS का कोटिंग था बच्चों। राइट, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थिन गोल्ड फॉइल, और यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा मटेरियल लिया बच्चों जो अल्फा का सोर्स हो। क्या आप बता सकते हैं अल्फा का सोर्स? कोई आपको अल्फा का सोर्स मालूम है?
ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो अल्फा का सोर्स होता है? So radioactive material. वेरी गुड, रेडियो एक्टिव, क्योंकि हमें मालूम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से ऑटोमेटिक अल्फा निकलता है। अच्छा बच्चों, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? Radioactive. ठीक, सो रेडियो एक्टिव, ठीक है। आपको अल्फा का मतलब मैंने बताया था कि हीलियम +2, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्योंकि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो न्यूक्लियस में कुछ बचा ही नहीं हीलियम न्यूक्लियस के अलावा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का सोर्स लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, प्लस 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 चार्ज प्लेट लगा करके इसको तेजी से फोर्स लगा के एक्सेलरेट भी करा दिया। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, अब यहाँ से अब देखिए, दिखाई तो हीलियम भी नहीं देखा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि बहुत सारे हीलियम पार्टिकल्स निकलेंगे यहाँ से, अरबों खरबों की संख्या में, और वो ये प्लेट से अगर एटम अगर पूरा का पूरा भरा हुआ है तो एक्सपेक्टेड ये था कि आएगा यहाँ टकराएगा और उसके बाद या तो पीछे आ जाएगा या तो इधर उधर कहीं निकल जाएगा, कभी उसको पार करके अपोजिट साइड तो नहीं जाएगा अगर वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। कहने का मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था कि जो अल्फा रेडिएशन थी वो मैक्स टू मैक्स तो सीधा निकल गया, मैक्स टू मैक्स तो सीधा निकल गया, कुछ ऐसे थे जो डिविएट हुए, और बच्चों बहुत कम ऐसे हुए जो कि सीधा जा करके सीधा वापस भी आ गए। अब इनको डिटेक्ट किया गया, मैंने जैसे बताया आपको बच्चों की ये ZNS का कोटिंग ला करके माइक्रोस्कोप के सहायता से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। याद है ना आपको मैंने क्या बताया था? ZNS की कोटिंग करते हो तो आप कोई भी स्मॉलर पार्टिकल जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो वो भी अगर इस पे जाके टक्कर मारेगा तो यहाँ पे फ्लैश लाइट आई थी जिसको सिंटिलेशंस बोलते हैं। तो सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हुआ वो हम लोग किससे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप को डिटेक्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे चमक आ रही है। तो वो जो चमक आ रही है, जो सिंटिलेशंस आ रहे हैं, फ्लैशलाइट आ रहा है, वो देखा चूंकि रेज तो नहीं दिखाई देंगी ना बच्चों, दिखाई क्या देगा हमें, कहाँ चमक रहा है, तो देखा यहाँ सबसे ज्यादा चमक आ रही है। इससे मालूम चला अच्छा इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल आके टकरा रहे हैं, यहाँ थोड़ी कम आ रही है, यहाँ बिल्कुल कम। और इसी स्क्रीन को पीछे ला करके यहाँ पे कहीं रखा तो देखा यार यहाँ तो बिल्कुल ही नॉमिनल आ रही है। तो उसके इंटेंसिटी से, ये जो चमक की इंटेंसिटी से, उससे एक प्रेडिक्शन किया कि यार मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, ये जो थिन फॉइल है गोल्ड का उसको क्रॉस करके दूसरे साइड चला जा रहा है। तो इनके ऑब्जर्वेशन में क्या चीज था? तो भाई जो इनका एक्सपेक्टेशन तो इनका ये था कि कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि सीधा सीधा चला जाए, बट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल उल्टा हो गया। अच्छा अब एक बात समझिए बच्चों, गोल्ड अगर आप देखो, गोल्ड का मास नंबर कितना होता है बच्चों? एनीवन? गोल्ड का मास नंबर कितना होता है? लगभग 78. लगभग 200 के आसपास। एक्चुअल वैल्यू तो 197 है, बट रफली आप मान के चलिए 200। अब आप सोचिए कि हीलियम के मुकाबले तो ये तो काफी बड़े हुए ना भाई। हीलियम तो एकदम छोटा सा जिसका वैल्यू 4 होता है, जबकि गोल्ड तो काफी भारी है बच्चों इसके कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा भारी है। तो अगर ये सॉलिड है तो आप इमेजिन करिए इतने भारी भरकम चीजों से अगर ये ऐसा होता बच्चों, अगर ये पूरा का पूरा सॉलिड होता, ठीक है, गोल्ड फॉयल,
तो क्या इसको स्पेस मिल पाता जाने का उस साइड? यस और नो? क्या वो क्रॉस कर पाता? No, sir. नो सर। यस। अगर वो क्रॉस नहीं कर पाया, नहीं अगर कर पाता, तब तो हम ये बोल देते कि हाँ यार ये चीज तो सॉलिड है। लेकिन ये क्रॉस कर गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो हम सोच रहे हैं कि पूरा पूरा मास एकदम चारों तरफ ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसी बात नहीं है। तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या है और फिर उससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया इन्होंने? ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आप लोग साथ साथ लिखते चल रहे हैं, सब लोग बनाते चल रहे हैं ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. Observation of the experiment. Number 1, सबसे पहला और सबसे important observation. Most of the alpha particles passed gold foil without any deflection. Most of वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। जितने लिए थे, मतलब आप बोल सकते हो कि 90% के आसपास सीधा सीधा निकल गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, few of the particles, कौन से पार्टिकल? कौन से पार्टिकल? Alpha. Yes, Alpha. few of the alpha particle, Alpha particles. yes, deflected. ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Yes, sir. वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब आप ये बोल सकते हो 10-20 हजार पार्टिकल्स में से कोई एक दो। वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस्ड बैक। वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक। अब इसको, अब इनके जो ऑब्जर्वेशन है इससे प्रेडिक्शन करते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन नंबर 1, सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि भाई एटम का मास पूरा यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। The mass of atom is not uniformly distributed. Throughout the atom, right? The mass of atom is not uniformly distributed throughout the atom, and same with the charge also.
पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैक्सिमम सब सीधा सीधा निकल गया। अच्छा, और ये बात बताया कि इससे एक चीज और समझ में आया, क्योंकि थोड़े पार्टिकल ऐसे थे जो सीधा गए और एकदम टकरा के वापस आ गए। ये तभी पॉसिबल है जब पूरे एटम का मास एक छोटे से पॉइंट पे हो, तभी तो 20,000 पार्टिकल्स जा रहे हैं, उनमें से कोई एक है जो उसका सीधा टक्कर मार के वापस आ जा रहा है। इतना छोटा है वो कि 15-20 हजार एटम हीलियम के न्यूक्लियस भेजे जा रहे हैं, उनमें से कोई एक न्यूक्लियस वापस आ रहा है। तो वो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वहीं पे मास एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेकंड क्या है? मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मास। The atom is present in a very small, positive charge and mass of the atom is present in very small center. He named it न्यूक्लियस। उसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस दिया। बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम रहता है, 9th क्लास में कुछ बच्चे ये पढ़ के आते हैं, 10th में कुछ बच्चे ये पढ़ के आते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन बताया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। ये बिल्कुल गलत है। रदरफोर्ड ने बस इतना बताया था कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज, मिस्टर थॉमसन ये क्लेम कर रहे हैं कि पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा ना हो करके सब एक छोटे से पार्ट पे हैं पूरे एटम के, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। उन्होंने प्रोटॉन जैसी चीजों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। राइट। सो बच्चों, ये तो था डिस्क्रिप्शन इनका कंक्लूजन में। और इसके हिसाब से फिर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, मतलब अगर पूरा पूरा देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि ये मैं एटम बना रहा हूं, राइट बच्चों, अगर मैं ये एटम बना रहा हूं तो इनके न्यूक्लियस एकदम बहुत ही छोटे बच्चों, इन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन और ये सब मेजर करके इन्होंने तो बड़ा एक अच्छा सा रिलेशन भी दे दिया था, जिससे ये उन्होंने क्लेम कर दिया था बच्चों। अब सोच लो, इतना क्लोज उनका ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था कि इन्होंने ये भी बता दिया था द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज रफली 10 to the power 5 times smaller than the size of atom. तो याद करिए, मैंने क्या आपको बताया था कि एटम का साइज कितना होता है, रफली 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, यानी 10 to the power -10। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा बच्चों? 10 to the power -15 टाइम्स, यानी फर्मी, राइट। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस approximately of the order of, या इसी को क्या बोलते हैं, 1 फर्मी। वन फर्मी, राइट। तो अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपके अल्फा पार्टिकल्स जो भी हैं,
मैंने तो बेटा फिर भी बहुत बहुत ही ज्यादा, फिर भी मैंने एटम इज टू न्यूक्लियस का रेशो बहुत एक्यूरेट नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अल्फा रेडिएशन को आपको दिखा सकूं। देखो विदाउट डिफ्लेक्शन वाले ये सारे पार्टिकल्स थे। अब मैं उनको ज्वाइन नहीं करा सकता, इमेजिन करिए कुछ इस तरह का काम हो रहा है। ये सारे अल्फा रेडिएशन है। बच्चों समझ में आ रहा है? ये सब अल्फा रेडिएशन है। यस अब इनमें से कुछ कुछ रेडिएशन को मैं आपको डिविएट कराते हुए दिखा देता हूँ। तो कुछ कुछ रेडिएशन जो उसके नजदीक से जा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये भी प्लस है बच्चों और ये अल्फा भी प्लस है, तो क्या हो रहा है? डिविएट कर रहा है। जो उसके नजदीक से जा रहा है वो डिविएट कर जा रहा है, और जो बिल्कुल ही उसके सेंटर की तरफ से जा रहा है बच्चों, सिर्फ वही है जो वापस आ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये बात ध्यान देना है। एक बार तो डायग्राम पे ही क्वेश्चन पूछ दिया था। अब क्यों नहीं होना है वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यही सेम चीज आपको रिपीट कर देना है हर एक जगह पे, कि जो एकदम लाइन पे जा रहा है वो वापस आ जाएगा, ठीक है? जो उसके नजदीक से जा रहा है वो डिविएट हो जाएगा बच्चों। सेम चीज आप यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं। जो सामने से, बिल्कुल सामने से जाएगा वो, बाकी जो थोड़ा बहुत आसपास से जा रहे हैं वो सब क्या होंगे? डिविएट हो जाएंगे। अच्छे से बनाइएगा डायग्राम। क्लियर हो रहा है सभी को? अगर मैं न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस को बनाने की कोशिश करूं बच्चों, एटम के कंपैरिजन में, तो शायद अगर मैं ये बना रहा हूं तो भी बहुत बड़ा बना रहा हूं, अगर मैं ऐसा भी बना रहा हूं तो भी बहुत बड़ा। आप इमेजिन करिए, मैं अभी आपको समझाता हूं
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अगर मैं सिंगल एटम को दिखा के चलूं तो कुछ ऐसा बात हो रहा है। बच्चों बना लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Right? So this is how, and it should not touch. It should not touch at any cost. दूर से ही खत्म हो जाएगा वो, टच नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ टच नहीं होना चाहिए भाई? टच क्यों नहीं होना चाहिए? सर वो टच करेगा तो मतलब जो प्रोटॉन है वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, जो बीच में मतलब न्यूक्लियस अच्छा, हिट करेंगे ना वापस। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, दोनों सेम चार्ज है, वो पहले हाँ रिपेल कर जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब आप समझने की कोशिश करिए बच्चों, अल्फा भी क्या है? 1+2 है। अल्फा मीन्स क्या? रिलेटिव चार्ज +2, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ना वो। और यहाँ पे भी आप सोचिए, गोल्ड का एटॉमिक नंबर इमेजिन करिए। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? कॉपर वाले ग्रुप में है कॉपर Ag एंड Au, यू रिमेम्बर? इसका अगर 29 है तो आप सोच लो यहाँ पे +79 है, इमेजिन करो रिलेटिव चार्ज। तो अब सोचो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा बच्चों, जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, इमेजिन करो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम अगर आ रहे हैं। जैसे जैसे वो नजदीक आएगा, आर कम होगा बच्चों, वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पे पुश पीछे की तरफ लगता जाएगा। तो अब आप इमेजिन करिए कि अगर ये पहले कुछ सपोज करिए 200 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो जैसे जैसे नजदीक होगा धीरे धीरे 180, 170, 160 करते 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 जितना नजदीक पहुंचेगा उतना तेजी से इसका स्पीड कम होगा, एक जगह 0 आ जाएगा। फिर ये पुश कर रहा है तो ये वापस पीछे के डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए कभी आप कांटेक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि कांटेक्ट कराने का मतलब आर का वैल्यू आप 0 बोल रहे हो,
और उसमें इनफाइनाइट फोर्स लग जाएगा तो ये कोई चांस नहीं है कि वो उसके नजदीक पास तक आएगा, कभी टच नहीं कर सकता है। राइट? तो ये था बच्चों रदरफोर्ड का कंक्लूजन। इसके बारे में इन्होंने जो इनके सबने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके। ठीक है बच्चों। सो अब तो सारा पूरा बात समझ में आ गया कि भाई जो हमारे जे थॉमसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ऐसा एटम होता है, ऐसा नहीं है। अब एटम कैसा हो गया? इनके हिसाब से मैक्सिमम खाली है, सिर्फ अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर अंदर पॉजिटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? बाहर तो हम रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ऐसे रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये प्लस है और ये रेस्ट में अगर है तो आप सोचिए इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे में जाकर के मिल जाएंगे वापस। तो इन्होंने फिर बोला कि यार फिर आखिर इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे होगा बाहर? अगर हम इसको एज इट इज रख दें तो कोई स्टेबिलिटी का चांस है क्या? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये वापस आकर के यहाँ पे मिल जाएगा। तो आखिर है क्या चीज? तो इन्होंने बताया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल प्लेनेट के जैसा समझिए। प्लेनेटरी मॉडल मतलब जैसा सन के अराउंड सभी हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा अर्थ भी उनमें से एक है, चारों तरफ ऐसा घूमता रहता है कि नहीं बच्चों? ठीक उसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं, जिसको ऑर्बिट बोला इन्होंने। राइट? सो अब आते हैं हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो एज पर हिम, रदरफोर्ड के हिसाब से, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से कैसा मॉडल है बच्चों? इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular path called orbit. Right everyone? Circular path called orbit. अच्छा, अब एक बात बताइए, राइट? अगर आप इसको कंपेयर करो तो
just like our solar system, like our solar system. Right? Planets revolves around sun. तो बच्चों ठीक उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर सोलर सिस्टम में तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, क्योंकि कभी भी कोई चीज सर्कल में मोशन करे तो उसको हर टाइम पे एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट बच्चों, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इधर, यहाँ पहुंच जाए तो इधर, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्ट करने वाला एक फोर्स लगना चाहिए। तो जब हम अर्थ और सन का मॉडल लेते हैं तो वहां पे जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का उतना मैग्नीट्यूड आएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। फिर कौन सा फोर्स है? तो जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है, जो उसको सर्कुलर पाथ के लिए मजबूर करता है, जो उसको सर्कुलर पाथ के लिए मजबूर करता है बच्चों, वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? तो आंसर है प्लस और माइनस के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? कूलम्ब फोर्स। यस और नो? Yes. Yes, sir. Okay, so centripetal force required for circular motion of an object is, या यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन। is provided by Coulomb force of attraction. Coulomb force of attraction. राइट? इसको एकदम ध्यान रखना है। सेंट्रिपिटल फोर्स को भी ध्यान रखना है। व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स बच्चों? ऐसा फोर्स जो हर समय सेंटर की तरफ लग रहा हो। पार्टिकल यहाँ चला जाए तो भी इधर की तरफ, यहाँ चला जाए तो भी इधर, उसको, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल, जो हर समय सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, है ना? और अगर आपको याद हो तो सेंट्रिपिटल का वैल्यू, एफ सेंट्रिपिटल का जो वैल्यू है, कितना रिक्वायर्ड फोर्स होगा, वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन है बच्चों, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू होता है v²/r। नहीं मालूम है तो आप याद रखिएगा, आगे फिजिक्स में आप सीखोगे कि एक्सेलरेशन को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक टेंजेंट के लॉन्ग और एक उसके परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर यानी सेंटर की तरफ लगने वाला उसको बोलते हैं AR, और जो टेंजेंट की तरफ है उसको बोलते हैं AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो जितना भी उस मोमेंट पे स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये डेरिवेशन है सर्कुलर मोशन में, आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर ये आएगा। तो इसका 80 0 होगा ना?
हाँ 80 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलता है ये। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक सबने? यस सर। अच्छा, अब बड़ी मजेदार बात है। अब सबसे बड़ी परेशानी इनकी आनी शुरू हुई। इनके हिसाब से क्या है बच्चों? इनके हिसाब से एटम क्या दिखाई दिया कि एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। और कौन फोर्स देता है उसको न्यूक्लियस में घूमने के लिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ? तो सर कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लगता है। अब इनमें क्या प्रॉब्लम आ गई? तो अब आएंगे ड्रॉबैक। बहुत ही जबरदस्त है ये ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। बहुत सीरियस ड्रॉबैक है। आपने अगर कभी नाम सुना हो मैक्सवेल का, नाम सुना है बच्चों आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सर मैक्सवेल राइट एंड थंब साइंटिस्ट, रूल। हाँ मैक्सवेल साइंटिस्ट इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चार्ज के एक्सेलरेशन से मतलब प्रोड्यूस कर दिया था। उनका पूरा स्टडी जो था एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल से कैसे हमारा रेडिएशन निकलता है। मतलब उनके कहने का कि अगर आप दो प्लेट ले लीजिए, प्लस 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 और एक माइनस माइनस माइनस, इनको आपस में नजदीक और दूर करते जाइए तो इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। अगर उतना मैं कॉम्प्लिकेशंस में ना जाऊं, मैं सिंपली अगर आपको बोलूं तो बच्चों ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बेटा अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन करे, एक्सेलरेटेड नॉट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन करे तो वो पार्टिकल हमेशा और हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा, उसमें से एनर्जी निकलेगा रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। अब देखो खतरनाक चीज क्या हो गया। सो एज पर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, any charge particle, ठीक है बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल, any charge particle when accelerated it radiates energy। अच्छा, एनर्जी रेडिएट करने का मतलब क्या है कि उसका खुद का एनर्जी कम होता जाएगा। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है या न्यूट्रल पार्टिकल? चार्ज है। वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों चार्ज पार्टिकल है तो दूसरा चीज क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अच्छा, मैं क्वेश्चन एक बार और पूछता सर हूँ, इस बार कांस्टेंट दूसरा। है शायद रुक जाओ, आराम से। ओके, मुझे ये बताओ इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है या नहीं है? अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बेटा तो एक्सेलरेशन है या नहीं? रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ बेटा, कोई भी एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि ये Yes, सर्कल में sir. घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका अलग डायरेक्शन है, इसका अलग डायरेक्शन है। तो अगर वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है। और कोई पूछे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
अभी एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, थोड़ा देर बाद इधर की तरफ लगने लगेगा, थोड़ा देर बाद इधर की तरफ, वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक उसी तरीके से जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कि अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उतने से ही चल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन चल उतने से ही रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है बच्चों और ये एक्सेलरेटेड भी है, तो इसका मतलब ये रेडिएट करेगा एनर्जी, और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका स्पीड कम होगा। अच्छा बच्चों, स्पीड कम हुआ, फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगेगा। और अगर अंदर की तरफ आया और अंदर लगातार रेडिएट कर रहा है, लगातार रेडिएट कर रहा है, लगातार रेडिएट कर रहा है, क्या होगा? Relax. Origin पर कॉलिजन। इस पाथ को बोलते हैं बच्चों स्पाइरल। स्पाइरल, अरे बच्चों ठीक है, सांप वाला जो सांप को कभी ऐसा कुंडली मारते हुए देखा है? ये बिल्कुल वैसा ही है, नहीं? कि ऐसा Yes. करके पूरा सेंटर में आकर कैसे लग गया है। तो क्या खतरनाक हो गया बच्चों? इट रेडिएट्स एनर्जी। तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल accelerated towards nucleus will radiate energy and ultimately should ultimately should follow for ultimately should follow spiral path and will fall into nucleus। फिर तो वही गेम हो गया। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई जैसे जे थॉमसन बोल रहे थे कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन और जितना मास वगैरह है सब कुछ एक ही जगह पे है और सब स्फीयर जैसा है। ये तो बात वैसा ही हो गया, है कि नहीं? अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस से Yes, आके sir. न्यूक्लियस में चला गया। लेकिन आपको मालूम है ये बात सच नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ था कि मैक्सिमम सब बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों रेडिएट नहीं करेगा, इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ बता नहीं पाए, और इसीलिए बोलते हैं कि रदरफोर्ड couldn't explain stability of atom। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब समझिए बच्चों, कि मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर ही क्यों रहेगा, इसके बारे में वो कोई रीजन नहीं दे पाए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये घूम करके कहाँ चला गया? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है बच्चों? Yes. और भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, Yes, sir. और मैं छोटे छोटे ड्रॉबैक और बता दे रहा हूँ। और कौन सा था? जैसे कि इन्होंने अगर कोई चीज ऐसे चारों तरफ घूम रहा है तो उसका रेडियस कितना हो गया, ये भी नहीं बता पाए।
didn't give speed, radius and energy of electron. राइट ये ना तो स्पीड के बारे में बता पाए कुछ भी, ना तो उसके बारे में डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो अब अगले जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हमारे इस सीरीज में आएंगे बच्चों, उनका बहुत ज्यादा फेमस नाम है, वो है नील्स बोहर। लेकिन नील्स बोहर के मॉडल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइट का बिहेवियर, और लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा उसका पार्टिकल नेचर यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी हमें जानना है, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, लाइट के बिहेवियर और इन सब के बारे में। आप लोग तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।